Assalamu alaikum and welcome to lecture 23. Our topic is investment analysis and portfolio management. Let's have a look at today's outline. Today's outline includes recap of the previous lectures, theory which we have started in our previous lecture. We will conclude today we will conclude theory, and then we will discuss arbitrage gain, which is linked with the theory, the results of the theory. Then we will discuss the objective of the portfolio management and introduction of the portfolio, and the other topics which you are seeing in your slide are the topics which we have to cover in the portfolio management subject, which includes returns, stock returns, portfolio returns, portfolio proportion and mean return. These are the topics which we will cover in portfolio management discussion. So today's we will look at the major parts and major terminologies of portfolio management. So we start with the recap. As you know, we have started theory. First of all, we have covered weighted average cost of capital, WACC, and we have discussed two elements of the WACC, that is cost of equity and cost of debt in detail, different types of debt, how to tackle and how to calculate debt. And after completion of cost of equity and cost of debt capital discussion, we have discussed weighted average cost of capital, its computation, its limitation. Then we have seen the gearing effect, कि जब आपके कैपिटल के अंदर गियरिंग इफेक्ट आ जाता है, डेट का एलिमेंट इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी. देन हाउ टू टैकल द गियरिंग इफेक्ट. वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर टू मेन थ्योरीज. वन इज ट्रेडिशनल व्यू एंड अनदर इज मॉडिक्लियानी एंड मिलर्स व्यू, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी. तो जो ट्रेडिशनल व्यू था उसमें हमने देखा था कि वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करता है कि ऑप्टिमम लेवल इज द आइडियल लेवल फॉर एनी कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट. कि कंपनी जब एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाती है तो फिर वो सिचुएशन कंपनी के लिए आइडियल होती है और उस पर कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज होती है, क्योंकि वैक उस लेवल पे मिनिमाइज होता है. फिर हमने थ्योरी डिस्कस की थी, उसमें कुछ एजम्पशंस थी. उस एजम्पशंस के साथ ने दो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी विदाउट टैक्सेस, थ्योरी विद टैक्सेस. तो थ्योरी विदाउट टैक्सेस में हमने ये देखा था कि जो कंपनी की वैल्यू है वो सेम रहती है, और उसने ऑप्टिमम गियरिंग लेवल को रिफ्यूज कर दिया था, और इसने ये कहा था कि जितना भी डेट एलिमेंट कैपिटल में आप इंक्रीज करते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इन योर वैल्यू ऑफ द कंपनी और वैक. और उससे आखिर में ये कंक्लूड किया था, वैक ऑफ द अनगेट कंपनी विल बी इक्वल टू द वैक ऑफ द गेट कंपनी सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस. नंबर वन, एक तो उसका बिजनेस सेम रहे, एंड नंबर टू ऑपरेटिंग लेवल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है कंपनी के वो सेम लेवल पे हो दोनों के. तो अगर ये दो कंडीशंस गेट और अनगेट कंपनी की मैच हो रही है तो फिर वैक ऑफ द गेट कंपनी विल बी इक्वल टू द वैक ऑफ अनगेट कंपनी, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ गेट कंपनी विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ गेट कंपनी. और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसने कहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल राइज विद द इंक्रीज डेट, लेकिन वैक उसमें मिनिमाइज हो जाएगा. तो उसके बाद हमने थ्योरी विद टैक्सेस कंटिन्यू स्टार्ट की थी, और उसमें हमने ये देखा था कि उसने ऑप्टिमम गियर एक लेवल का जिक्र किया कि इस लेवल पे आके कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी, और वैक ऑफ द गेट कंपनी इज हायर देन अ वैक ऑफ अनगेट कंपनी. इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गेट कंपनी विल बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी. तो ये कॉन्सेप्ट्स ने जो गियरिंग के लेवल से रिलेटेड है वो दिए.
और हम आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि एमएम थ्योरी कंटिन्यूड की हेडिंग में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसके आखिर में भी कंक्लूजन्स भी हम देखेंगे. The logical conclusions to be drawn from MM theory with text is that there is an optimum gearing level and this is at 99.9% debt in the capital structure. कि वो लेवल कौन सा होता है कि आपका जो डेट जो कैपिटल है उसमें डेट का एलिमेंट 99.9% है. मैक्सिमाइज अगर डेट कैपिटल आ सकता है कंपनी के पास तो उस पे कंपनी की वैल्यू विल बी हाईएस्ट लेवल. उसकी हमने प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी देखी थी कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी को कंसीडर करनी होती है कि लेंडर इतना लोन देने को तैयार है, लेंडर का कॉस्ट ऑफ डेट विल इंक्रीज, वो किस हद तक वो इंक्रीज करेगा, उन तमाम चीज़ों को देखना होता है जो कि प्रैक्टिकल एक लिमिटेशन होती है फॉर एनी कंपनी. दिस इम्प्लाइज दैट अ फाइनेंसिंग डिसीजन फॉर ए कंपनी इज वाइटल to its overall market value and that company should gear up as far as possible. तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है एमएम ने जो बात की थी कि जो कैपिटल अगर कैपिटल के अंदर डेट एलिमेंट 99.9% यानी इफेक्टिवली 100% तक आ जाए तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू हाईएस्ट लेवल पे आ जाएगी. दिस इज नॉट ट्रू इन प्रैक्टिस. कंपनीज डू नॉट केयर अप टू द हिल्ड. Why not? In practice, there are obviously many other factors that will limit this conclusion. These factors include the cost of financial distress, the existing of not only corporate tax but also personal taxes. Thus, in practice, there are a series of factors that a company will need to consider in deciding how to raise finance. तो MM ने जो बात की थी, that is not practically possible फॉर एनी कंपनी, क्योंकि जब कंपनी लोन पे चली जाती है तो उसके ऊपर रेगुलेशंस, उसके ऊपर एनवायरनमेंट, उसके ऊपर लेंडर्स का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. और कोई कंपनी अपने एक जो कैपिटल है उसमें लेंडर्स का इफेक्ट को 100% तक नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि इक्विटी होल्डर्स काफ़ी उसमें उनके लिए रिस्क इंक्रीज हो जाता है. और कोई भी इक्विटी होल्डर होगा वो जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो कंपनी को ओनर्स हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि कंपनी टोटली लोन पे ऑपरेट करे. तो दीज आर द प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑन द एमएम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इट रिलेट्स टू एमएम थ्योरी विद टैक्सेस. इसके बाद हमने आर्बिट्राज गेन की बात की थी कि आर्बिट्राज गेन जो एक टर्मिनोलॉजी है, जब हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था उसमें आर्बिट्राज गेन डिस्कस किया था कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं दे अर्न थ्रू आर्बिट्राज गेन. तो पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं. आर्बिट्राज गेन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है दैट इज गेन मेड विदाउट इंक्रिंग एडिशनल रिस्क और मेंटेनिंग रिस्क प्रोफाइल सेम. यानी कोई एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना रिस्क प्रोफाइल सेम रख के एंड विदाउट ऑब्टेनिंग एडिशनल रिस्क वो गेन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. ऐसे गेन को क्या बोलते हैं? आर्बिट्राज गेन. और नॉर्मली ये आप प्रैक्टिकल सिनेरियोज में स्टॉक एक्सचेंजेस में देखते होंगे कि कोई कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी ये एक लीगली अलाउ बिजनेस है कि आप विदाउट फंडिंग और विदाउट गिविंग कैश आप इन्वेस्टमेंट परचेज करके कुछ फौरन उसको रीसेल कर देते हैं और उसमें जो गेन होता है वो अर्न कर लेते हैं. और उसके लिए कुछ रेगुलेशंस है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, उसके अंदर रहते रहते ये अलाउ होता है. तो इसमें इन्वेस्टर को कोई रिस्क एडिशनल लेना नहीं होता और वो उसको फौरन रीसेल कर देते हैं. तो उसके रिस्क प्रोफाइल चेंज नहीं होता और गेन उसे हो जाता है. आर्बिट्राज गेन में हम फिर ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स, इसको हम लिंक कर रहे हैं एमएम थ्योरी के साथ, कि एमएम ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो एमएम थ्योरी विद टैक्स है उसमें उससे एमएम ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब कंपनी
100% डेट कैपिटल अपने कैपिटल के अंदर लेके आ जाएगी, तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में आर्बिट्राज गेन को हम लिंक कर रहे हैं विथ MM थ्योरी कि जब कंपनी गियरिंग की तरफ जाएगी, मोर डेट कैपिटल की तरफ जाएगी, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, दे मूव फ्रॉम अनगियर्ड टू गियर्ड कंपनी, यानी वो अपने शेयर्स को डाइवेस्ट करेंगे, मींस सेल करेंगे और लोन में इन्वेस्ट करेंगे, लोन फंड देंगे कंपनी को। तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो देखते हैं। द इन्वेस्टर मूविंग फ्रॉम अनगियर्ड टू गियर्ड कंपनी, दे डाइवेस्ट फ्रॉम अनगियर्ड कंपनी, यानी जब वो इन्वेस्टर्स ये देखेंगे कि जो गियर्ड कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू अनगियर्ड कंपनी एज पर MM थ्योरी विद टैक्सेस, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें गेन नजर आ रहा होगा इन गियर्ड कंपनी, तो वो अपने शेयर्स को जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं अनगियर्ड कंपनी में, उसमें डाइवेस्ट करना शुरू कर देंगे, यानी सेल करना शुरू कर देंगे। एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेट ऑफ द गियर्ड कंपनी इन डेट इक्विटी रेशियो। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब इन्वेस्टर्स मूव कर रहे होंगे फ्रॉम अनगियर्ड कंपनी टू गियर्ड कंपनी और अपने शेयर्स को डाइवेस्ट कर रहे होंगे इन अनगियर्ड कंपनी, यानी इक्विटी कंपनी के शेयर्स वो सेल कर रहे होंगे और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे जहां पे गियर्ड है और वो इक्वल पोजीशंस पे हैं दोनों कंपनी, मार्केट वैल्यू के लिहाज से और उनके बिजनेस रिस्क के लिहाज से और प्रॉफिट्स के लिहाज से। तो वो उस कंपनी के जो डेट इक्विटी रेशियो है, फॉर एग्जांपल उसका डेट इक्विटी रेशियो 20/80 है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट अनगियर्ड कंपनी में से निकालेंगे और गियर्ड कंपनी में डालेंगे इन सेम प्रोपोर्शन टू डेट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी, यानी 20/80 की अगर कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर है, डेट 20% है, इक्विटी 80% है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 20% डेट में लगाएंगे और 80% इक्विटी में लगाएंगे। इग्नोर पर्सनल टैक्सेशन, द गियरिंग रेशियो ऑफ द गियर्ड कंपनी विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ DT which is present value of tax shield in the debt proportion of the गियर्ड कंपनी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी मैक्सिमाइज कर लेंगे, क्योंकि एज पर MM थ्योरी कंपनी गियर्ड कंपनी की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनगियर्ड कंपनी। जब इन्वेस्टर्स ने मार्केट वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी ज्यादा देखी तो उन्होंने अपने शेयर्स को डाइवेस्ट किया, सेल किया इन अनगियर्ड कंपनी और परचेज कर लिए डेट इक्विटी और डेट और इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो जाए। तो दूसरी इसके साइड क्या हो सकती है, इन्वेस्टर मूविंग फ्रॉम गियर्ड टू अनगियर्ड कंपनी। तो इसमें क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अपने शेयर्स, जो अपनी इन्वेस्टमेंट होगी गियर्ड कंपनी में, वो सेल आउट करेंगे और इनकर पर्सनल बोरिंग टू कीप द फाइनेंशियल रिस्क सेम, और वो लोन लेंगे और लोन लेके क्या करेंगे, टू कीप द अपना फाइनेंशियल रिस्क, जो कि अपना फाइनेंशियल रिस्क है, यानी डेट इक्विटी रेशियो ऑफ जो कंपनी का कैपिटल का स्ट्रक्चर है, डेट इक्विटी रेशियो है उसमें, उसको मेंटेन रखने के लिए पर्सनल बोरिंग ले लेंगे, ताकि उनका जो डेट इक्विटी है इन्वेस्टर की वो सेम हो जाए विद द कंपनी। और ये इसमें गेन कब होगा, जब हम इग्नोर करते हैं पर्सनल टैक्सेशन को। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने विदाउट इंक्रिंग एडिशनल रिस्क, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके पास 100 रुपए थी, वो 100 रुपए के शेयर्स उसने सेल कर दिए ऑफ अनगियर्ड कंपनी में और इन्वेस्ट कर दिया गियर्ड कंपनी में। 100 रुपए उसने इन्वेस्ट किए और उसने 20/80 का रेशियो के सामने आया, उसने 80 रुपीज इन्वेस्ट किए कंपनी के इक्विटी में और 20 इन्वेस्ट किए लोन में। तो उसने अपना फाइनेंशियल रिस्क भी सेम रखा एज पर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, और उसने यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर लिया। तो उसने एडिशनल रिस्क नहीं उठाया, एब्जॉर्ब किया और अपनी वैल्यू को भी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को भी मैक्सिमाइज कर लिया। Now we will see practical considerations in choosing a gearing level.
These will include business risk of the assets, type and quality of the assets, expected growth, tax position of the shareholders and debt holders, internal and external limits to debt availability, tax exhaustion, agency costs, issue costs and market sentiment. तो ये वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं जब एक कंपनी डिसाइड कर रही होती है कि उसने अपना गियरिंग लेवल कितना मेंटेन रखना है। इनको देखते हुए कंपनी अपना गियरिंग डिसाइड करती है कि कितना उसने कैपिटल में डेट के एलिमेंट को लेके आना है और कितना इक्विटी के एलिमेंट को लेके आना है। उसमें बिजनेस रिस्क ऑफ द एसेट्स है कि एसेट्स जो कंपनी ने रखे हुए हैं, अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो उसमें जो एसेट्स उसने रखे हुए हैं वो उन पे बिजनेस रिस्क कितना है, यानी कितने अरसे बाद उसको चेंज करना है, उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी आनी है, कितने अरसे बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इस इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा। तो बिजनेस रिस्क ऑफ द एसेट्स इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। और क्वालिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्वालिटी कैसी है, अभी की क्वालिटी कैसी है और कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी एसेट्स में जिससे क्वालिटी इंप्रूव की जाए। तो ये वन बाय वन वो एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इन डिसाइडिंग द गियरिंग लेवल, और ये प्रैक्टिकली देखे जाते हैं मार्केट में कि कंपनी अपना कितना डेट और इक्विटी का रेशियो रखे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। इसके बाद प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में भी हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर अनकोटेड कंपनीज who have no share to draw on and possibly irregular dividend payments. In this case, it would be advisable to use the WACC of a quoted company adjusted for some risk premium. क्योंकि जो अनकोटेड कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना एक टफ काम है, क्योंकि उसके शेयर्स की कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, उसके डिविडेंड कोई प्रॉपर अनाउंस नहीं हो रहे क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स नहीं है, रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है डिविडेंड की। तो उस केस में एक इन्वेस्टर इस तरह एनालिसिस कर सकता है अनकोटेड कंपनी का कि वो कोटेड कंपनी की सेम लेवल पे जो ऑपरेट कर रही है, यानी ऐसी कोटेड कंपनी की वैल्यू और उसकी एलिमेंट्स को पिक करेगा जो कि कंपनी सेम लेवल पे ऑपरेट कर रही है एज दैट ऑफ अनकोटेड कंपनी, और उसके एलिमेंट्स को यूज करते हुए अनकोटेड कंपनी की वैल्यू डिटरमिन कर लेगा। लेकिन जो एलिमेंट्स वो पिक करेगा, वैक, उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसका कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, उसके लिए वो क्या करेगा, एक रिस्क प्रीमियम उसमें एडजस्ट करना होगा और उसके बाद उसको एवेलुएट कर सकेगा अनकोटेड कंपनी को। Similar problems apply to the government. In practice, the government will set a discount rate, but alongside the calculations will be a substantial cost-benefit exercise to appraise the non-financial benefits. क्योंकि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आता है कि वो डिस्काउंट रेट तो बता देते हैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं ड्यूरिंग आवर कैलकुलेशंस। तो उनके जो नॉन बेनिफिट यानी इस तरह के जो बेनिफिट हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में हैं, उनको हमें देखना होगा कि वो कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में कि उसको हम इंक्लूड करें इन आवर कैलकुलेशंस। So these are the practical considerations in deciding gearing level of any company. अभी हम conclude करते हैं WACC और MM theory को। There exist in real life very great problems in estimating discount rate. WACC can be used only in situations where the new project will not materially affect the company's gearing, and even where this is the case, it is only an indicator. क्योंकि WACC की जो डिस्कशंस हमने की थी उसमें हमने ये देखा था कि आप करंट WACC उस वक्त यूज करेंगे जब फाइनेंशियल रिस्क चेंज ही नहीं हो रहा, बिजनेस रिस्क कंपनी का चेंज नहीं हो रहा, तो उस सूरत में कंपनी अपना करंट WACC यूज कर सकती है। और अगर वो चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए
कंपनी को आइदर या तो अपना वैक को एडजस्ट करना होगा या फिर दूसरे मेथड पे जाना होगा जिसको हम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं और जिसके हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी। तो ये वैक की सारी चीज़ें थी और उसके लेसन्स थे जो कि हमने यहाँ पे देखे, और इसमें जो मेन चीज़ें थी, you should now be able to understand the weighted average cost of capital, how it is estimated and when it should be used. Discuss the theories of Modigliani and Miller, their assumptions, implications and limitations, and you can be able to evaluate the impact of varying capital structures on the cost of capital. So after completion of WACC discussion and MM theory discussion, you are able to do these things कि आप कंपनी का WACC की एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन समझ सकते हैं, MM थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस को भी आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक। और इसके बाद अगर गियरिंग का फैक्ट आता है तो उसको भी आप MM थ्योरी के थ्रू टैकल कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें आपकी ग्रिप एक जो हमने एग्जांपल्स वगैरह भी सॉल्व किए हैं उसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप उस पर अच्छी होगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एक उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, और ये जो हम डिस्कशन करेंगे उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो थ्योरी एंड इट्स रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं उनको पोर्टफोलियो का आइडिया होना चाहिए कि पोर्टफोलियो किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है, उसमें क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, रिस्क कैसे देखे जाते हैं, उनके रिटर्न्स कैसे देखे जाते हैं, और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको जब एक क्लब करके एक पोर्टफोलियो में कंबाइन कर लिया जाता है तो पोर्टफोलियो को किस तरह एज ए ओवरऑल उसके रिस्क और रिटर्न्स डिटरमिन किए जाते हैं, और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स को एक इन्वेस्टर ने एनालिसिस करते वक्त देखना होता है। क्योंकि अभी तक जो हमने डिस्कशंस की थी उसमें इंडिविजुअल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है या इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो वो क्या क्या मेथड्स यूज करेगा वो देखे थे। अभी एक इन्वेस्टर है जिसने अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, उसने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, रिस्क को अपने ख़त्म करना है, तो उसके लिए पोर्टफोलियो की तरफ जाएगा। और पोर्टफोलियो की अंडरस्टैंडिंग हम आज के लेसन में शुरू करते हैं कि उसको किस तरह क्या क्या उसमें टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स हैं, उनकी हम बेसिक आज अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस पे की तरफ जाएंगे। तो पोर्टफोलियो के इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप्स in investment analysis are to calculate the gains from an investment strategy and the risk involved in that strategy। क्योंकि हम शुरू से इन्वेस्टमेंट का जब से हमने शुरू किया टॉपिक्स तो उसमें हम शुरू से दो बातें कर रहे हैं कि रिस्क और रिटर्न, कि इन्वेस्टर को अपना रिस्क देखनी है और रिटर्न्स देखने हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट choose to measure gains by using the concept of a return। क्योंकि हर इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि मुझे कितना फायदा होगा, हाउ मच बेनिफिट आई कैन ऑब्टेन, और उस बेनिफिट को देखते हुए वो अपने इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है और उसके बाद उसके कंक्लूजन पे वो इन्वेस्टमेंट का सोचता है कि इन्वेस्टमेंट इसे इधर करनी है या नहीं करनी है। This topic will show how returns can be calculated in a variety of circumstances, both for individual assets and for portfolios। क्योंकि हम पहले individual assets की simple calculation देखेंगे कि अगर एक एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या वो कैलकुलेट कर सकता है,
और उसमें रिस्क को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम पोर्टफोलियो की तरफ मूव करेंगे। लुकिंग बैक ओवर द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क इज जस्ट एन exercise in computation. Given the data, the formulas will provide the answer. Where the process is interesting is when we look forward to what the return may be in the future. The challenge of investment analysis is that future returns can never be predicted exactly. The investor may have beliefs about what the return will be, but the market never fails to deliver surprises. और ये वो एलिमेंट होता है जहां से इन्वेस्टर का रिस्क इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट को कोई भी इन्वेस्टर 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। उसके हम एस्टिमेट तो लगा सकते हैं कि नई गवर्नमेंट आ रही है, नई रेगुलेशंस आ रही हैं, तो उसका ये इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अचानक कोई सरप्राइज हो जाए तो उसकी वजह से एकदम से मार्केट में उस पर इफेक्ट आता है और मार्केट में इंडेक्स बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है। लुकिंग एट फ्यूचर रिटर्न्स, इट इज़ नेसेसरी टू अकोमोडेट देयर अनप्रिडिक्टेबिलिटी बाय डिटरमिनिंग द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर द रिटर्न एंड द लाइक्लीहुड ऑफ ईच। तो जब हम पोर्टफोलियो के रिस्क और रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास एक रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज होनी चाहिए, आपके पास प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए कि ये रिटर्न मिलने की 20% प्रोबेबिलिटी है, ये रिटर्न मिलने की 50% प्रोबेबिलिटी है, ये रिटर्न मिलने की 80% प्रोबेबिलिटी है। तो जब पॉसिबल वैल्यूज पता होंगी कि पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है, तो उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपना रिटर्न और अपना रिस्क। दिस प्रोवाइड्स अ वैल्यू फॉर द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि रिस्क को हमने क्या डिफाइन किया था अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, इट इज द वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि एक इन्वेस्टर ये डिटरमिन कर रहा है कि वो एक इन्वेस्टमेंट से 10% रिटर्न ऑब्टेन करेगा, तो अगर वो 8% आ जाता है या 7% आ जाता है तो ये वेरिएशन होगी और ये उसका रिस्क एलिमेंट है। What remains is to determine just how uncertain the return is. The measure that is used to do this, the variance of return. ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि द वेरिएंस ऑफ रिटर्न, जो कि हम आप पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हुए बार बार आगे देखेंगे कि वेरिएंस कोवेरिएंस की हम बात कर रहे होंगे कि इस इन्वेस्टमेंट पे या इस पोर्टफोलियो पे कितना वेरिएंस है और जो हमारे रिस्क को शो कर रहा है। What remains is to determine just how uncertain the return is. The measure that is used to do this is the variance of return, is the analyst measure of risk. क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट उस रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, उसके वेरिएंस निकालेगा, उससे वो बताएगा कि इसमें कितना रिस्क है। जब आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का रिस्क पता चल जाएगा, उसके रिटर्न्स पता चल जाएंगे, तो फिर आप पोर्टफोलियो में एक कॉम्बाइंड रिस्क और कॉम्बाइंड रिटर्न डिटरमिन कर सकते हैं। और अगर आप बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो थ्योरी उसको अलाउ करेगी कि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएं, लेकिन साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे एसेट में भी होनी चाहिए जिसमें रिस्क कम हो। तो पोर्टफोलियो उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करती है कि आपका जो कॉम्बाइंड रिटर्न है और कॉम्बाइंड रिस्क है इन पोर्टफोलियो वो सेफ रहे। टुगेदर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस ऑफ अल्टरनेटिव पोर्टफोलियोज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन needed to compare investment strategies. तो यहाँ पे इस पूरे स्लाइड पे हमने रिस्क और रिटर्न्स की बातें की कि आपको रिस्क आपको डिटरमिन करने हैं, उनके रिटर्न्स देखने हैं, उसके रिटर्न्स में वेरिएंस को एनालाइज करना है और उसके बाद पोर्टफोलियो की आप क्रिएशन कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को बना सकते हैं और कॉम्बाइंड रिस्क और कॉम्बाइंड रिटर्न उसका कैलकुलेट कर सकते हैं।
At the heart of investment analysis is the observation that a market rewards those willing to bear risk. क्योंकि ये हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं, when there is a great risk there will be more returns. जब तक इन्वेस्टर रिस्क को बियर नहीं कर सकेगा उस वक्त तक वो रिटर्न्स अर्न नहीं कर सकता. जो रिस्क लेते हैं उसके लिए मोर रिटर्न्स होते हैं. तो यहाँ पे वही बात की गई है, मार्केट रिवॉर्ड दोज विलिंग टू बियर रिस्क. An investor purchasing an asset faces two potential sources of risk. The future price at which an asset can be sold may be unknown. क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर ने एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसे फ्यूचर डेट का नहीं मालूम कि उसने 1 साल तक अपना ये एसेट रिटेन रखना है और आफ्टर 1 ईयर ही वांट्स टू सेल दिस एसेट. तो आफ्टर 1 ईयर उसकी क्या मार्केट प्राइस होगी, मार्केट का क्या सिचुएशन होगी, डेट इज रिस्की. और उसमें रिस्क एलिमेंट मौजूद है कि क्या प्रेडिक्शंस होंगी, कैसी रेगुलेशंस होंगी, मार्केट में इतने इफेक्टिव एफिशिएंट ट्रेडिंग हो रही होगी या नहीं हो रही होगी. डेट इज अनप्रिडिक्टेबल. एज मे बी द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ द एसेट. फॉर अ स्टॉक बोथ ऑफ दीज फीचर्स आर इमीडिएटली अपेरेंट. The trading price of stocks changes almost continually on the exchanges. क्योंकि स्टॉक चेंज में आपकी स्टॉक प्राइस हर वक्त डिटरमिन हो रही होती है और प्रेजेंट हो रही होती है कि इस स्टॉक पे आपकी ये प्राइस है, इस डेट पे और इस टाइम पे ये प्राइस है, और 1 घंटे बाद क्या प्राइस है, उससे आधे घंटे बाद क्या प्राइस है. वो सारी स्टॉक चेंज में आ रही होती हैं और पब्लिकली अवेलेबल होती हैं. बट लिस्टेड कंपनी के केस में, अनलिस्टेड की कंपनी के केस में वो स्टॉक चेंजेस में नहीं आ रही होती. द पेमेंट फ्रॉम स्टॉक्स कम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. शेयर्स जो होते हैं कंपनीज के उसमें से जो रिटर्न होता है दे कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, जो कि हम अपनी इनिशियल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये नॉलेज ले चुके हैं कि स्टॉक का जो रिटर्न है ये या तो डिविडेंड की फॉर्म में हो सकता है या फिर कैपिटल गेन की फॉर्म में. Although companies attempt to maintain some degree of consistency in dividends, they are only a discretionary payment rather than a commitment, and their levels are subject to change. तो ये बात आपको मालूम है. बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम डिविडेंड की जो हमने लेक्चर किया था उसमें डिविडेंड स्ट्रेटजी और डिविडेंड पॉलिसी को डिस्कस किया था. वहाँ पे हमने ये चीज़ समझ चुके हैं और देख भी चुके हैं कि डिविडेंड इज नॉट अ commitment with shareholders. It is a discretionary power that is held with the board of directors. कि board of directors के पास ये पावर होती है कि वो डिविडेंड को डिटरमिन करें और उसको अनाउंस करें. और ये लाजमी कमिटमेंट नहीं होती है कि डिविडेंड कंपनी लाजमी देगी. और उसके लिए डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरी में हमने ये देखा था कि कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करने जाती है तो उसको क्या क्या एलिमेंट्स को कंसीडर करना होता है, देखना होता है. कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, कहीं उन्होंने कोई लोन तो रीपे नहीं करना, कहीं उन्होंने एक्सपेंशन तो नहीं करनी बिजनेस में. तो इन तमाम एलिमेंट्स, बिजनेस एलिमेंट्स को देखने के बाद जो डायरेक्टर्स हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि उन्होंने डिविडेंड देने और किस लिमिट तक देने. तो डिविडेंड इज नॉट अ कमिटमेंट, इट इज डिस्क्रिशनरी पावर हेल्ड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. In order to guide investment choice, an investment or must be able to quantify both the reward for holding an asset and the risk inherent in that reward. तो हर जगह हम रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं कि रिस्क कितना होगा और रिवॉर्ड कितना मिलेगा. अगर रिस्क अच्छा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड उसके साथ बहुत इतना रिस्क को मैनेज करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा. जहां वो बैलेंस कर सकते हैं रिस्क और रिवॉर्ड को, वहां पे वो इन्वेस्ट करेगा. दे मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ हाउ द रिवॉर्ड्स एंड रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स इंटरेक्ट विद द व्हेन द एसेट्स आर कंबाइंड इनटू अ पोर्टफोलियो. तो जब रिस्क और रिवॉर्ड्स की बात आती है इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स पे
और एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने चाह रहे हैं तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करेगा जहां पे उसका रिस्क, ओवरऑल रिस्क और ओवरऑल रिटर्न वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रख सके। कहीं वो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देगा और कहीं लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेगा, ताकि उसका रिस्क एक लेवल तक रहे और उसको रिटर्न एक गुड क्वांटिटी में उसे रिटर्न अवेलेबल हो उसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। नाउ an important terminology in portfolio theory, basically it is an important terminology in overall investment analysis topics, return कि कितना बेनिफिट है एक इन्वेस्टमेंट करने में, रिटर्न जो कम एक इन्वेस्टर को मिलेगा आफ्टर इन्वेस्टमेंट वो कितना है। और इस रिटर्न को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट में भी देख चुके हैं। वहां पे अगर डिविडेंड की फॉर्म में रिटर्न्स मिल रहे हैं तो डिविडेंड क्या प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल के मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक डिटरमिन कर सकते हैं, या मार्केट वैल्यू पता है तो आप डिविडेंड को डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू पे तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विटी पे। और इसी तरह डेट की कैश फ्लोज पे आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम पोर्टफोलियो डिस्कस करने जा रहे हैं तो पोर्टफोलियो में भी आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स का और एज ए कॉम्बाइंड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिटरमिन करना होगा और उसके रिस्क को डिटरमिन करना होगा। उसके बाद पोर्टफोलियो प्रोसेस में आप आएंगे और पोर्टफोलियो को एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। इसकी बेसिक डेफिनेशन हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, देख भी चुके हैं, which is that return is the measure of reward that is used in investment analysis is called a return. Although we focus on financial assets, the return can be calculated for any investment provided we know its initial and final value. कि आप चाहे फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे आप रियल एसेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप उस पर रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पता हो, तो उसका आप रिटर्न डिटरमिन कर सकते हैं। रियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट्स को भी हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फाइनेंशियल एसेट्स एंड व्हाट आर द रियल एसेट्स। द रिटर्न इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द वैल्यू ओवर अ गिवन टाइम पीरियड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द इनिशियल वैल्यू। कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की 100 रुपए की और एक साल बाद आपने उसको सेल किया 120 रुपए पे, तो आपने कितना प्रॉफिट इस पे अर्न किया? 20%, यानी इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू। तो ये परसेंटेज टर्म्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द टाइम ओवर विच द रिटर्न इज कंप्यूटेड इज ऑफन कॉल्ड द होल्डिंग पीरियड। यानी इन्वेस्टर ने एक इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम पीरियड तक के लिए होल्ड किया, उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग पीरियड। Returns can be written in the raw form, just defined, or equally well converted to percentages. All that matters in the choice between the two is that consistency is used throughout a set of calculations. यानी आप रियल परसेंटेज टर्म्स में भी उसको मेंशन कर सकते हैं और नंबर टर्म्स में भी उसको मेंशन कर सकते हैं। If you start using percentages, they must used everywhere. The calculations here will typically give both. The formula for calculating the return can now be introduced. इसमें हम क्या क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजीज इसके अलावा भी हो सकती हैं, आप इसको मेंशन किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक को समझना जरूरी है कि किस तरह कैलकुलेशन होती है। Letting V0 be the initial value of the investment and V1 the final value at the end of the holding period. The return R is defined by R equal to final value minus initial value divided by the initial value. तो इस तरह आप अपना rate of return determine normal investment पे कर सकते हैं। To express the return as a percentage, the formula is modified to, अगर परसेंटेज में आपने लिखने हैं तो इसको आप जो ऊपर फॉर्मूला हमने डिस्कस कर चुके हैं उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 और आपके पास रिजल्ट आएगा, डेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज।
दैट फॉर्मूला आपके सामने अपीयर है, V1 माइनस V0 डिवाइड बाई V0 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई द इनिशियल वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज टर्म्स में उसका रिजल्ट आ जाएगा। एंड इसमें एक एग्जांपल है, एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑफ $10,000. 1 year later, the value of the investment has risen to $12,500. The return on investment is, वो फॉर्मूला यूज करें तो आपके पास आ जाएगा 0.25, और उस परसेंटेज में आप रिफ्लेक्ट करना चाहिए तो आपके पास आ जाएगा 25%। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है, और जब आप नॉर्मली हम जब पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके सिनेरियोज देखेंगे, उसमें नॉर्मली हम इसी तरह अपनी रेट ऑफ रिटर्न इस तरह भी डिटरमिन कर सकेंगे। It should be emphasized that a return is always measured relative to a time period. The example used a year as the time period. इसमें time period मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, which is conventional period over which most returns are expressed. For instance, interest rates on bonds and deposit accounts are usually quoted at an annual rate. The precise description of the return in the example is consequently that the return on the investment was 25% per year. Other time periods may be encountered, such as a month, a week, or even a day. Detailed analysis of stock prices often employs daily returns. तो रिटर्न्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि रिटर्न्स जो आप डिफाइन करते हैं नॉर्मली एनुअल टर्म्स में होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये बाज़ दफ़ा ये मुख्तलिफ पीरियड को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। तो उसमें हम फार्मूला अपनी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टॉपिक्स में जब हम मेथड्स टू फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, उसमें हम देख चुके थे कि अगर एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, उसको अपने क्वार्टरली टर्म्स में लेके आना है या फिर सेमी एनुअली टर्म्स में लेके आना है, तो उसमें आप क्या करेंगे और किस तरह अपना इक्विवेलेंट पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न्स की बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ, जो रिटर्न्स हमने पहले कैलकुलेट करना सीखे थे, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न टू इक्विटी होल्डर्स, रिटर्न टू डेट होल्डर्स, वहाँ से भी रिटर्न्स कैलकुलेट उस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में दी हो, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू की फॉर्म में दी हो, तो आप रिटर्न्स यहाँ से भी इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं दोबारा। एन इन्वेस्टमेंट इनिशियली कॉस्ट $5,000, 3 months लेटर द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर $6,000। यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, पहले हम एनुअल रिटर्न्स की बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं, 3 months की, और कि आफ्टर 3 months द इन्वेस्टमेंट प्राइस राइसेस टू $6,000। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, जो फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था, उस फॉर्मूले में फिगर्स को पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 20% पर 3 months, यानी आप 20% रिटर्न अर्न कर सकते हैं इन 3 months पीरियड। यहाँ पे एनुअल की बात नहीं हुई, यहाँ पे क्वार्टर की बात हुई है। 20% पर क्वार्टर अर्न कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट पे। नाउ वी विल मूव टू स्टॉक रिटर्न्स। कि अभी तक हम एक सिंपल रिटर्न की बात की कि अगर इन्वेस्टमेंट का बताया हो किया हो, और उसमें वो रियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, उसमें अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू है तो आप आराम से अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक रिटर्न्स हो तो उसके लिए भी फार्मूला हम जो काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं, जब हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी देखा था, और इसके अलावा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए फार्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू। जिस तरह सिनेरियो होगा उस तरह आप रिटर्न्स अपने कैलकुलेट कर लेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिस प्रोसेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए रिटर्न कैन बी अप्लाइड टू स्टॉक्स। इन डूइंग सो it is necessary to take care with the payment of dividends, since
these must be included as part of dividend, as part of the return. कि जो फॉर्मूला हम अभी देख रहे हैं उसमें हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू सिर्फ ले रहे हैं. अगर डिविडेंड भी है यानी कैपिटल गेन के अलावा भी कोई रिटर्न आ रहा है इन द केस ऑफ स्टॉक्स यानी शेयर्स उनकी उसमें अगर डिविडेंड भी इस पीरियड में होल्डिंग पीरियड के दरमियान अनाउंस हो रहे हैं तो उसको भी हम कैलकुलेशन में ले लेंगे और उसको भी यूज करेंगे अपनी फॉर्मूला में और उसके बाद हमारे पास सही रिटर्न कैलकुलेट होगा. We first show how to calculate a return for a stock that does not pay a dividend and then extend the calculation to include dividends. Consider a stock that pays no dividend for the period over which the return is to be calculated. इसमें वही आपको इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस हम इसमें बताई गई है कि अगर प्राइस 1 इज द फाइनल प्राइस, इस फॉर्मूले में आपके सामने P1 जो कि फाइनल प्राइस है, P0 जो कि इनिशियल प्राइस थी उसको बताया गया है और इसी फॉर्मूले से आप स्टॉक रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये वही वाली चीज है जो कि हम रिटर्न्स के पिछले स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं. वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं स्टॉक के केस में और रिटर्न अपना कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें एग्जांपल है कि एक कंपनी है, उसने मई 29, 2012 को उसकी प्राइस थी 0.77 पाउंड और जब क्लोजिंग हुई है, जब उस जो होल्डिंग पीरियड था उसको क्लोज हुआ है तो उसमें उसकी प्राइस थी एक साल के बाद 1.39 पाउंड. और इसमें कोई डिविडेंड नहीं पे किए तो इसमें आपका सिंपली इन दो फिगर्स को आप पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, तो आपके पास आ जाएगा 0.805 आंसर. और इसको अगर परसेंटेज में लिखना जाए तो ये बन जाएगा 80.5% रिटर्न, यानी इस पे रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न अर्न किया 80.5%. दिस कैलकुलेशन नाउ कैन नाउ बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स. यानी स्टॉक्स में ये तो सिंपल फाइनल प्राइस को आपने इनिशियल प्राइस से कंपेयर किया और अपना रिटर्न कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर इसमें हम डिविडेंड्स को भी इंक्लूड कर लेंगे, डिविडेंड्स भी रिटर्न हो रहे हैं यानी रिटर्न की एक फॉर्म है डिविडेंड और वो भी पे हो रहे हैं इन्वेस्टर को ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, तो फिर किस तरह कैलकुलेशन करेंगे. तो इसमें हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है कि फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस प्लस डिविडेंड. तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जहाँ पे डिविडेंड और फाइनल प्राइस इनिशियल प्राइसेस दी गई हैं वहाँ पे आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए भी अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइनल प्राइस प्लस डिविडेंड माइनस इनिशियल प्राइस, तो टोटल रिटर्न आपने कितना अर्न किया वो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये भी रिटर्न का एक कैलकुलेशन का तरीका है. और जो हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में कैश फ्लोज की बात की थी उसमें भी रिटर्न कैलकुलेट होते हैं. और अगर इन्फॉर्मेशन इस फॉर्मेट में दी हुई है कि फाइनल प्राइस आपको दी हुई है, इनिशियल प्राइस दी हुई है, तो इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें भी एक एग्जांपल है कि अगर एक कंपनी IBM स्टॉक ट्रेड कि एक कंपनी IBM, द प्राइस ऑफ IBM स्टॉक ट्रेडिंग इन न्यूयॉर्क ऑन May 29, 2012 was $80.96 और एक साल के बाद उसकी प्राइस है $87.57 और टोटल ऑफ $0.61 was paid in the dividends over the year in 4 payments. यानी डिविडेंड अनाउंस हुआ है, डिविडेंड पे किया गया है, लेकिन वो 4 पेमेंट्स में दिया गया है. एक है 1.15, 0.15, 0.15 एंड 0.16 जो कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है. यानी ये डिविडेंड्स कंपनी ने पे किए टू इन्वेस्टर्स. अभी इसका रिटर्न किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ये बहुत सिंपल फार्मूला है. उसमें तमाम वैल्यूज को हम पुट करेंगे, फाइनल वैल्यू प्लस जो डिविडेंड टोटल डिविडेंड उस इन्वेस्टर को मिला है दैट इज $0.61 और माइनस इनिशियल वैल्यू और डिवाइड बाय द इनिशियल वैल्यू. तो टोटल रिटर्न ओवर द होल्डिंग पीरियड इन्वेस्टर ने कितना अर्न किया है वो आ जाएगा 0.089 यानी 8.9% रिटर्न अर्न किया है.
ये वो रिटर्न्स कैलकुलेट करने के सिंपल तरीके थे, क्योंकि हम पोर्टफोलियो को डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि आपको डिविडेंड्स दिए गए हों, स्टॉक पे डिविडेंड्स बताए गए हों, उसकी मार्केट वैल्यू बताई गई हो, तो फिर आप डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इस फॉर्मेट पे भी सिनेरियोज बताए जा सकते हैं कि रियल एसेट्स थे, उनकी प्राइसेस, फाइनल प्राइस इतनी थी, इनिशियल प्राइस इतनी है, तो आपका कितना रिटर्न है, तो इस फॉर्मेट में भी आपको दिए जा सकते हैं। तो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है रिटर्न कैलकुलेट करना थ्रू प्रॉपर फार्मूला। तो यहाँ पे हमने फार्मूलों को डिस्कस कर लिया कि इसके थ्रू भी रिटर्न कैलकुलेट होगा, और पोर्टफोलियो में इस तरह की भी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं जो कि इन फार्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने सिंपल रिटर्न की बात की, फिर हमने स्टॉक रिटर्न की बात की। अगर हम पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करें तो फिर उसमें देख लेते हैं क्या चीज़ इंट्रोड्यूस होगी। It was noted in the introduction that a definition of a return could be applied to any form of investment, not just to individual assets, बल्कि आप पोर्टफोलियो पे भी रिटर्न, पोर्टफोलियो का भी रिटर्न कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर को ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो का भी बताना होता है कि इंडिविजुअल एसेट तो इतना कमा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो कितना कमा रहे हैं, यानी एट द एंड ऑफ द डे एक इन्वेस्टर ने कितना अर्न किया, तो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना होगा। द परचेज ऑफ ए पोर्टफोलियो इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली अ रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड। द कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न ऑन ए पोर्टफोलियो कैन बी अकम्प्लिश्ड इन टू वेज। फर्स्टली, the initial and final values of the portfolio can be determined, dividends added to the final value, and the return computed. Alternative, the prices and payments of individual assets and the holding of these assets can be used directly. Focusing first on the total value of the portfolio, if the initial value, इसमें हमने वही terminologies यूज की हैं जो कि हम पीछे स्लाइड्स में देख चुके हैं कि इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस माने इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, और उसमें डिविडेंड अगर आ गया तो डिविडेंड को हम ऐड कर देंगे इन फाइनल वैल्यू। तो इस तरह आप पूरे पोर्टफोलियो का भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे रिटर्न। और ये पोर्टफोलियो का रिटर्न है, ये इंडिविजुअल एसेट्स का नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, पहले इंडिविजुअल एसेट्स का आपको कैलकुलेट करना होगा। इंडिविजुअल एसेट्स को एड अप करके आपको टोटल वैल्यू, फाइनल वैल्यू पता चलेगी, और उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू उसकी। तो इस तरह रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो का। या तो फिर आपको इंडिविजुअल एसेट्स की कैलकुलेट करनी होगी, या सेकंड वे के आपको टोटल पोर्टफोलियो का गिवन है तो सिंपली आप इस फॉर्मूला में पुट करके उसका रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। A portfolio of 200 General Motors stock and 100 IBM stock is purchased for $20,696 on May 29, 2012. The value of the portfolio on May 28, 2013 was $15,697. अभी एक पोर्टफोलियो जिसमें दो कंपनीज के स्टॉक्स एक इन्वेस्टर ने परचेज किए, एक इस कंपनी के जनरल मोटर्स का, और दूसरा जो स्टॉक उसने परचेज किया IBM स्टॉक का। यानी एक इन्वेस्टर के पास जो उसका पोर्टफोलियो, उसमें दो तरह के स्टॉक हैं, एक है जनरल मोटर्स का और एक है IBM स्टॉक्स का। और उसके 200 शेयर्स हैं जनरल मोटर्स के, 100 शेयर्स हैं IBM के, और उनकी टोटल वैल्यू परचेज प्राइस बता दी गई है, और उसकी वैल्यू ऑन द मेच्योरिंग डेट, यानी जो उसकी फाइनल डेट है, जो जिस डेट पे वो क्लोज कर रहा है, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर रहा है, उसकी अमाउंट बता दी गई है। और इसके बाद टोटल ऑफ $461 इन डिविडेंड्स वर रिसीव्ड, यानी डिविडेंड्स भी इस पे रिसीव हुए जिसकी अमाउंट है $461। द रिटर्न ओवर द ईयर ऑन द पोर्टफोलियो, इस पे रिटर्न हम उस फार्मूला, सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल वैल्यू प्लस डिविडेंड माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, -0.219, यानी इस पे रिटर्न जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आया है, यानी 21.9% नेगेटिव। तो ये रिटर्न कैलकुलेट करने का वे है, इसमें नेगेटिव
अमाउंट भी आपने देख ली कि नेगेटिव भी निकल सकती है, पॉजिटिव भी निकल सकती है, तो इसमें इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है। तो इस तरह हमने टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। The return on a portfolio can also be calculated by using the prices of the assets in the portfolio and quantities held of each. यानी आपको क्वांटिटीज भी उस पोर्टफोलियो की पता होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो में अगर दो तरह के एसेट्स हैं, दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उनकी क्वांटिटी कितनी है एसेट वाइज और उनकी प्राइसेस कितनी थी एसेट वाइज। Assume that an investor has constructed a portfolio composed of n different assets. The quantity held of the asset I is AI. यानी हम इस फॉर्मूला को जो बनाने जा रहे हैं उसमें this is a quantity held and this is n number of different assets. ये नंबर को शो कर रहा है और ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। N is reflecting number of assets and AI is reflecting quantity of each asset. और उसकी इनिशियल प्राइस अगर PI 0 से आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और फाइनल प्राइस उसकी शो कर रहे हैं PI 1 से, तो देन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज, तो इसकी इनिशियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि V0 इक्वल टू समेशन N और AIPI मल्टीप्लाई बाय एट टाइम 0। यानी उनको सम अप करेंगे, सम अप किसको करेंगे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ एसेट्स के साथ इंटू, यानी हर जो पोर्टफोलियो में एसेट्स हैं उनको उनकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्राइसेस को, और तो आपके पास टोटल प्राइस और इनिशियल प्राइस आ जाएगी। ये उसको प्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला है। इसको प्रेजेंट आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। V0 AI या PI की जगह आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक उसके समझना जरूरी है कि आपके इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी टोटल इनिशियल प्राइस ऑफ पोर्टफोलियो को। इसी तरह फाइनल प्राइस भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं पोर्टफोलियो के इस फॉर्मूले से। तो कंक्लूड हम ये इस पे ये करते हैं कि जो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं वो किसी और तरीके से भी प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर टोटल प्राइस आपने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखनी है, मेंशन करनी है, तो वो आपको इस तरह करनी होगी, समेशन और नंबर ऑफ उसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स है वो भी मेंशन करना होगा एन की फॉर्म में, कि इसके 3 एसेट्स हैं या फिर 4 एसेट्स हैं या 5 एसेट्स हैं, कितने जितने भी हैं वो आप मेंशन करेंगे, और उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी हेल्ड भी बतानी होगी कि क्वांटिटीज कितनी है, और उसके साथ साथ प्राइसेस को भी इनिशियल जो प्राइसेस हैं उसकी एट मैच्योरिटी या एट टाइम ऑफ परचेज वो भी मेंशन करनी होगी। तो इस फॉर्मूले से आप उसका फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं और इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ पोर्टफोलियो रिटर्न के उसको किस तरह आपने शो करना है। इसकी कैलकुलेशंस हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हाउ कैन वी कैलकुलेट रिटर्न्स ओवर द पोर्टफोलियो। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन देखी है कि फॉर्मूला को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है और उसमें क्या अपने टर्म अल्फाबेट्स वगैरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इफ दे आर नो डिविडेंड्स, अभी तक हम जो फॉर्मूला डिस्कस जो हमने पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया उसमें अगर इफ दे आर नो डिविडेंड्स देन दिस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न एज, वो हम इस फॉर्मूला से प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो पहला इसका इस फॉर्मूले में पोर्शन है वो वही फॉर्मूला शो कर रहा है जो कि हम अपने रिटर्न में, स्टॉक रिटर्न में और अपने डिस्कशन में डिस्कस करते हुए आए हैं। अगर उसको आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आपको इस फॉर्मूले को मेंशन करना होगा कि इसके थ्रू ही एक्सप्लेन हो रहा है कितने नंबर ऑफ एसेट्स हैं, उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज इतने हैं, उनकी प्राइसेस इतनी है, तो सम किया तो ये प्राइस बनी।
और उसके इसी तरह इनिशियल प्राइस इतनी इंडिविजुअल एसेट्स को कैलकुलेट करके बनी। तो दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑन ए पोर्टफोलियो which comprises of n number of assets. इसकी एक एग्जाम्पल है, कंसीडर द पोर्टफोलियो ऑफ 3 स्टॉक्स डिस्क्राइब इन द टेबल। अभी इस एग्जाम्पल में 3 स्टॉक्स बताए गए हैं, यानी 3 शेयर्स या उसकी जगह कुछ और भी एसेट्स हो सकते हैं शेयर्स की जगह के। इतने नंबर ऑफ एसेट्स में कंपनी एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है और स्टॉक के हैं ए बी सी, उसकी होल्डिंग यानी उसकी क्वांटिटी बताई गई है कि 100, 200 और 150 नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं ऑफ स्टॉक ए बी सी रेस्पेक्टिवली। उसकी इनिशियल प्राइसेस और फाइनल प्राइसेस बताई गई हैं। तो इसका रिटर्न हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हर इंडिविजुअल एसेट का इन फाइनल प्राइस में से इनिशियल प्राइस माइनस करके उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और तमाम एसेट्स को फिर सम अप करेंगे और डिवाइड कर देंगे इन टोटल इनिशियल प्राइस से, और तो फिर हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला और पूरा जो आपके सामने स्लाइड प्रेजेंट हुई है उसमें रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है कि 100 क्वांटिटी आपकी है स्टॉक ए की, ये क्वांटिटी है स्टॉक ए की, और उसकी फाइनल प्राइस ऑफ स्टॉक ए। इसी तरह हर इंडिविजुअल एसेट की फाइनल प्राइस और उसकी क्वांटिटी लेके हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये पहला पोर्शन फाइनल प्राइस को कैलकुलेट कर रहा है कि टोटल फाइनल प्राइस कितनी बनी है, और ये पोर्शन आपका इनिशियल प्राइस को शो कर रहा है टोटल इनिशियल प्राइस कितनी थी, और उसको डिवाइड किया हमने टोटल इनिशियल प्राइस से। तो हमारे पास आ गया टोटल रिटर्न डेट इज 0.052 या फिर 5.2%। तो इस तरह हम पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल आइटम्स, इंडिविजुअल जो एसेट्स हैं उनका क्वांटिटी और प्राइस यूज करके हमने रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। और जैसा कि हमने आउटलाइन में देखा था कि उस पोर्टफोलियो में इसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक्स हैं कि रिटर्न के बाद आपको उसका प्रोपोर्शन भी देखना होगा, पोर्टफोलियो प्रोपोर्शन कितना है, उसका मीन भी कैलकुलेट करना होगा कि मीन रिटर्न कितना बनता है, और उसके बाद फिर हम वेरिएंस और उसके रिस्क को डिस्कस करेंगे, और फिर हम उसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि एक पोर्टफोलियो की रिस्क और रिटर्न्स किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं और वो किस तरह रिफ्लेक्ट होते हैं इन आवर कैलकुलेशंस, और उसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज के टॉपिक हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।